जो राजनीतिक पंडित है उनको ये लगता है कि भाई जनसुराज अपने दम पर कुछ नहीं कर सकता, इसलिए जनसुराज की ताकत आज के दिन में पूरे 243 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने की हो चुकी है और बहुत मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और आज अगर जनसुराज के ऊपर ये आरोप लग रहा है तो ये कोई बहुत ही नई बात नहीं है, ये आरोप इस तरह के लगते रहते हैं। एस्टैब्लिश दो पार्टियां हैं, इसलिए इस तरीके का निराधार आरोप ये लोग लगाते हैं और आगे भी लगते रहेंगे। जनसुराज का अपना एक नेचर है, अपना एक मुद्दा है, अपना एक आइडिया है। यादव वोट नहीं करेगा, मुसलमान वोट नहीं करेगा, अति पिछड़ा वोट नहीं करेगा, अपर कास्ट वोट नहीं करेगा। पलायन कभी बिहार में मुद्दा ही नहीं बना। इनको 20 साल का मौका मिल गया लेकिन पलायन नहीं रोक पाए, वो भी आज पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। यही आइडिया ऑफ जनसुराज है। बिहार चुनाव में चंद हफ्ते बचे हैं, तमाम पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी है। एक पार्टी जो कि नई नवेली बिहार में आई है, कई महीनों से लगातार एक्टिव है, लेकिन बिहार के हर विधानसभा में, हर इलाके में एक प्रभाव देखने को मिल रहा है। अब बिहार की राजनीति में बगैर उस पार्टी के चर्चे के बिहार की राजनीति पर डिस्कशन नहीं हो सकता है। वो जनस्वराज है, प्रशांत किशोर जी, जिसके सूत्रधार हैं। आज हमारे साथ जनस्वराज के प्रवक्ता तारिक अनवर चंपारनी साहब मौजूद हैं। जनस्वराज की क्या तैयारियां हैं, क्या विचारधारा है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर जो इल्ज़ामात लगते हैं उसकी भी क्या सच्चाइयां है, इन सभी पर इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तारिक साहब, आपका इस्तकबाल है इंसाफ टाइम्स पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक साहब, जनस्वराज ने शुरू दिनों से ये दावा किया है कि हम 243 विधानसभा पर चुनाव लड़ेंगे, हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन बीच बीच में मीडिया में कई सारी अफवाहें आती रहती है। कभी कहा जाता है चिराग पासवान साथ आ रहे हैं, कभी कुछ कहा जाता है। क्या लगता है, क्या इरादा है? 243 सीट पर आप लोग लड़ने जा रहे हैं या गठबंधन वगैरह का स्वरूप भी बन सकता है? देखिए, जब राजनीति में होते हैं, चुनावी राजनीति में, तो बहुत सारी संभावनाएं होती है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो चूंकि जनसुराज एक नई पार्टी है, कुछ ही साल हुए हैं अभी, तो जो पहले से जो पार्टियां हैं या जो राजनीतिक पंडित हैं उनको ये लगता है कि भाई जनसुराज अपने दम पर कुछ नहीं कर सकता, इसलिए ये गठबंधन में जाएंगे। तो वैसे ही लोग जिनको जनसुराज की ताकत का अंदाजा नहीं है, वही लोग गठबंधन की चर्चा बार बार करते हैं। लेकिन एक बात मैं बहुत ही आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जनसुराज की ताकत आज के दिन में पूरे 243 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने की हो चुकी है और बहुत मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। चूंकि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, तो अगले 2-3-4 महीने में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल हम लोग पूरी तरीके से कमिटेड है कि पूरे 243 विधानसभा क्षेत्र में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जब सियासत की बात होती है, राजनीति की बात होती है, तो राजनीति में विचारधारा की बहुत अहमियत हो जाती है। बगैर विचारधारा के राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है, सियासत हो नहीं सकती है बगैर विचारधारा के। जनसुराज की विचारधारा को लेकर के एक अलग डिस्कशन रहता है, मुख्तलिफ तरह के इल्जामात भी लगते रहते हैं। प्रशांत किशोर ने बार बार अपने आप को समाजवादी विचारधारा से कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश भी किया है। गांधी जी की फोटो है, अम्बेडकर जी की फोटो है। अभी जदयू के मामले में उन्होंने कहा कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जदयू के सीपी सिंह के आने के बाद, तो उन्होंने कहा कि जेपी और लोहिया की जो मिशन है उसको लेकर के जनसुराज आगे बढ़ रहा है। जेडीयू के जो पुराने कार्यकर्ता है वो हमारे साथ आ जाए, क्योंकि आपका जो मिशन था वो अब जनसुराज उसको निभा रहा है, जदयू खत्म हो चुकी है। तो क्या है विचारधारा असल प्रशांत किशोर की और जनसुराज की? देखिए, प्रशांत जी ने जो कहा है कि लोहिया और जेपी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप जेपी और लोहिया को जब आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आजादी के पहले जो कांग्रेस थी वहीं से इन लोगों की उत्पत्ति हुई है, जेपी और लोहिया की। तो हम लोग एक बात बार बार कहते हैं, प्रशांत किशोर जी एक बात बार बार कहते हैं कि हम जनसुराज को इस तरह की पार्टी बनाना चाहते हैं जो आजादी के पहले की कांग्रेस थी। तो आजादी के पहले की कांग्रेस को अगर आप देखेंगे तो उसमें हर तरह के लोग थे। वो उसमें से कुछ लोग राइट विंगर्स भी थे, कुछ लोग सोशलिस्ट भी थे, इस्लामिक फिलोसफी के भी मानने वाले लोग थे। तो कांग्रेस पूरी तरीके से अलग अलग विचारधाराओं का जो एक मिश्रण था वही कांग्रेस था, और गांधी जी उसके नेता थे। तो गांधी जी को भी जब आप जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको दिखेगा कि गांधी किसी का भी असम्मान नहीं करते थे, किसी भी विचारधारा के लोगों को डिस्कार्ड नहीं करते थे, बल्कि कोशिश करते थे कि हर विचारधारा के लोग कांग्रेस के साथ आए और कांग्रेस की जो बेसिक फिलॉसफी है उसको फॉलो करें। तो जनसुराज का भी यही मानना है और इसी आइडिया पे जनसुराज की जो पार्टी है उसकी बुनियाद है। आपने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा पे है जनसुराज, महात्मा गांधी की विचारधारा पे है जनसुराज, लेकिन लगातार जब से जनसुराज का क्याम हुआ, बल्कि मैं कहूँगा कि जनसुराज पार्टी के एस्टेब्लिश होने से पहले जब जनसुराज अभियान चल रहा था उस वक्त से ही लगातार ये आरोप लगता रहा है जनसुराज के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर प्रशांत किशोर बिहार में आए हैं, फंडिंग उन्हीं की तरफ से है। इसी वजह से ईडी के छापे उन पर नहीं पड़ते हैं, ताकि बिहार में जो समाजवादी मूवमेंट है
समाजवादी पॉलिटिक्स की जो पार्टियां, खासकर आरजेडी और जेडीयू, उनको खत्म किया जा सके। इस आरोप पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, इस देश में कोई भी एक नई पार्टी जिसकी एंट्री हुई है, आप बता दें कि उसके ऊपर बीजेपी का एजेंट होने का इल्जाम नहीं लगा। वो केजरीवाल हो या जब बहुजन समाज पार्टी जब आ रही थी उस टाइम की उसकी बात हो, इवन समाजवादी दल का जब गठन हुआ, जब कांग्रेस से टूटकर इमरजेंसी के बाद जब इन समाजवादी पार्टी जो कि जनता पार्टी हुआ करता था, उस टाइम भी जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप लगा कि ये बीजेपी की बी टीम है। जब दीदी संघर्ष कर रही थी पश्चिम बंगाल में, तो कम्युनिस्ट वाले और कांग्रेस वाले ये कहते थे कि ये दीदी जो है ना बीजेपी के एजेंट है। तो ये हर पार्टियों पर ये आरोप लगा है, और आज अगर जनसुराज के ऊपर ये आरोप लग रहा है तो ये कोई बहुत ही नई बात नहीं है। ये आरोप इस तरह के लगते रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई पार्टी कोशिश कर रही है मुद्दों के साथ, आइडियाज के साथ, बिहार के डेवलपमेंट को लेकर, तो लोग उस पर चर्चा न करके उसके बीजेपी के बी टीम होने पर ये लोग चर्चा करते हैं, जिसका कोई आधार ही नहीं किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है। सिर्फ इसलिए कि यहाँ एस्टैब्लिश दो पार्टियां हैं, उस पार्टी के क्रियाकलाप को लेकर, पास्ट को लेकर, पहले जो इनके कारनामे रहे हैं उसको लेकर एक नई पार्टी, उसके नेता लगातार उसकी आलोचना करते हैं, अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इस तरीके का निराधार आरोप ये लोग लगाते हैं और आगे भी लगते रहेंगे। लेकिन इससे जनसुराज पर और उनके नेताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। 2025 का जो भारत है, इसमें कोई भी विचारधारा के लोग, अम्बेडकराइट हों, समाजवादी हो, लेफ्टिस्ट हों या इस्लामिस्ट हों, सभी का ये मानना है कि आरएसएस और संघ परिवार हिंदुस्तान को एक अलग रास्ते पे ले जाना चाहता है, कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र कायम करना चाहता है, लोकतांत्रिक जो संविधान है उसको खत्म करना चाहता है। इसलिए सभी एकजुटता की बात करते हैं। अगर जनसुराज भी गांधी की विचारधारा को मानता है, संविधान को मानता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि जनसुराज की वजह से अभी बिहार के 25 के विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को, जेडीयू को, खासकर भाजपा को जो है फायदा हो सकता है, और यहाँ से जो है एक नया जो है भारत को फ्यूचर देखना पड़ सकता है? इसकी वजह से बंगाल पे असर होगा, यूपी और फिर आने वाली लोकसभा पे असर होगा, जो भाजपा के लिए बहुत अहम है ये चुनाव, इसी वजह से। देखिए, ये कोशिश कब से नहीं हो रही है। आप देखेंगे 90s से, 1990 से अगर आप देखेंगे इस बिहार की राजनीति को, तो लगातार बीजेपी को रोकने की कोशिश हो रही है। या इस देश की पूरी पॉलिटिक्स को अगर आप देखेंगे तो लगातार बीजेपी को रोकने की कोशिश हो रही है। उस एकजुटता की बात हो रही है, लेकिन क्या उस फॉर्मूले पर बीजेपी को रोक लिया गया? अभी आप देखेंगे तो ये कभी संभव ही नहीं हुआ। जितने बीजेपी को एकजुटता के साथ रोकने की बात हुई है, बीजेपी उतनी मजबूत हुई है। तो ये कह देना कि किसी नई एंट्री की वजह से, किसी के चुनाव लड़ जाने की वजह से फलाने लोगों को फायदा हो जाएगा, ये कहीं से भी किसी भी आधार पर प्रूवन नहीं है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में, क्या उत्तर प्रदेश में लोगों ने एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ा? कहां बीजेपी को ये लोग रोक पाए? आप देखिए महाराष्ट्र में, आप देखिए कई ऐसे प्रदेश है जहां पर, एग्जाम्पल है कर्नाटका, हर जगह लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है, लेकिन बीजेपी नहीं रुक रही। पिछले लोकसभा में आप देखिए इंडिया गठबंधन के नाम से इतना बड़ा गठबंधन बना, लेकिन क्या बीजेपी को लोगों ने रोक लिया? तो उनका अपना एक नेचर है, बीजेपी की पॉलिटिक्स करने का अपना एक नेचर है, आरजेडी का, कांग्रेस का अपना एक नेचर है, जनसुराज का अपना एक नेचर है, अपना एक मुद्दा है, अपना एक आइडिया है। अगर जनता को पसंद आ गया अगर जनसुराज की बातें, तो न वो आरजेडी के साथ जाएंगे, न वो बीजेपी के साथ जाएंगे, न वो जेडीयू के साथ जाएंगे, बल्कि वो जनसुराज के साथ आएंगे। ऐसी स्थिति में ये लोग तय करें कि भाई किसका वोट काटा जा रहा है, किसको इस आरोप का जवाब पर देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज को वोट कटुआ कहा जाता है, तो हम भी मानते हैं वो जनसुराज वोट कटुआ है, हम उनका भी वोट काटेंगे, उनका भी वोट काटेंगे, दोनों को मिलाकर बिहार को विकसित बनाएंगे। जाहिर सी बात है कि जब आपको लगता है कि आप दोनों तरफ का वोट ले पाएंगे? जबकि लोग मानते हैं कि सिर्फ कुछ मुसलमानों का, कुछ यादवों का काट लिया जाएगा, सवर्ण वोट नहीं करेगा, जो ईबीसी वोट है भाजपा का वो वोट नहीं करेगा, दलित का जो तबका वोट करता है भाजपा को वो जनसुराज को नहीं कर सकता, ये लोगों का मानना है। देखिए, राजनीति में जो है ना एक परसेप्शन और क्यास जिसको हम लोग बोलते हैं, ये एक रोल प्ले करता है। तो ये जितनी जो बातें आ रही है, ये सिर्फ परसेप्शन है, क्यास है कि यादव वोट नहीं करेगा, मुसलमान वोट नहीं करेगा, अति पिछड़ा वोट नहीं करेगा, अपर कास्ट वोट नहीं करेगा। भाई चुनाव में अभी 3-4 महीने टाइम है, इंतजार कर लीजिए। जब चुनाव का जब टाइम आएगा, लोग जब वोट करने जाएंगे, उसके बाद जब परिणाम आएगा, तब फिर आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा कि किसको किसने वोट दिया, किसको किसने वोट नहीं किया। लेकिन एक व्यक्ति जब संघर्ष कर रहा है, एक दल जब मुद्दों के साथ जब राजनीति करने आई है, तो उसको देखिए, उसको समझिए, उसके साथ जुड़िए और बेहतर बिहार बनाने का प्रयास कीजिए। आइडिया ऑफ प्रशांत है कि आइडिया ऑफ जनसुराज है कि आपने कहा कि जनसुराज की जो आइडियाज है उनको पर सामने रखा जाए, तो जनसुराज के क्या आइडियाज है बिहार को लेकर के, उनकी क्या पॉलिसीज हैं, क्या मंसूबे हैं? देखिए, आप देख रहे होंगे कि लगातार पलायन का जो मुद्दा था बिहार में,
पहली बार इतने बड़े पैमाने पर पलायन को लेकर विपक्ष के लोग भी चर्चा कर रहे हैं, वरना आप पिछला 2 3 4 चुनाव उठाकर देख लीजिए, पलायन कभी बिहार में मुद्दा ही नहीं बना। तो जन स्वराज के लिए यही बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज बिहार में पलायन एक मुद्दा बन गया, और वो लोग भी अब पलायन की बात करना शुरू कर दिए जिन्होंने बिहार को पलायन के दलदल में धकेला है। वो लोग भी, तेजस्वी यादव की पार्टी ने तो बिहार को पलायन के दलदल में धकेला है, आज तेजस्वी यादव भी पलायन की बात कर रहे हैं। आज नीतीश कुमार की पार्टी के लोग भी पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, जिनको 20 साल का मौका मिल गया लेकिन पलायन नहीं रोक पाए, वो भी आज पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। तो यही बहुत बड़ी उपलब्धि है कि किसी एक मुद्दे पर ही सही विपक्ष और पक्ष दोनों तैयार है कि भाई हम पलायन रोकेंगे। तो ये जनसुराज की ताकत है। इसी तरीके से बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है और स्वास्थ्य का मुद्दा है। आप किसी भी पैमाने पर देख लीजिए कि बिहार की स्थिति कहाँ है। अगर उन मुद्दों पर गांव गांव जाकर, जमीन पर जाकर, एक एक गली में जाकर अगर किसी ने इसको मुद्दा बनाने का काम किया है तो प्रशांत किशोर है, और यही आइडिया ऑफ जनसुराज है। नीतीश कुमार का आपने कहा कि पलायन को में उनका भी किरदार है, 20 साल उनको मौका मिला, लेकिन बिहार के अंदर जब हम देखते हैं, आवाम से बात करें, अपने नेताओं से बात करें, तो ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने चाहे कुछ भी किया हो लेकिन विकास उन्होंने किया है। उन्होंने सड़कें बनाई है, उन्होंने बिजली दिया है, उन्होंने गांव गांव में लड़कियों को साइकिल दे करके शिक्षा से जोड़ा है। इस तरह के कार्य उन्होंने किए। महिलाओं के विकास में खास तौर पे कहा जाता है कि बहुत बड़ा योगदान है। अभी उन्होंने महिलाओं को 35% आरक्षण जो है दिया है, वो भी डोमिसाइल के साथ दिया है कि बिहार की औरतें ही उसमें होंगी जॉब्स के अंदर। उसी तरीके से उन्होंने यूथ के लिए अभी युवा आयोग का गठन किया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जो उन्होंने विकास नहीं किया है, पलायन में उनका किरदार है? देखिए, जाहिर सी बात है कि एक प्रोवर्ब है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जब जहां कुछ भी नहीं था वहां अगर थोड़ी सी कोशिश हुई है नीतीश कुमार जी के द्वारा, तो इसको मानने में कोई गुरेज नहीं है कि नीतीश कुमार जी ने थोड़ा काम किया। लेकिन 20 साल के पूरे टेन्योर में अगर सिर्फ उनको बताने के लिए वो हाईवे ही है, वो स्टेट हाईवे ही है, तो फिर मुझे लगता है कि जो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है उस पर भी बात होनी चाहिए। शिक्षा की जो आपने बात की, शिक्षा के अगर आप स्तर को देखेंगे तो लालू यादव के दौर में जो शिक्षा की क्वालिटी थी, जो गुणवत्ता थी, उसमें भी बहुत, उससे भी नीचे आज की स्थिति में। पटना यूनिवर्सिटी जिसको इधर बिहार का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, वहां सीटें खाली रह जा रही हैं, लड़के एडमिशन लेना नहीं चाह रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वादा तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वादा पिछले कई साल से, 20 साल हो गए इन लोगों को साथ रहते हुए, लेकिन 10 साल तो मोदी जी का भी निकल गया, 12 साल, उसमें भी इन लोगों ने अभी तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिलवाया। तो उस पैमाने पर भी देखेंगे, कॉलेज देख लीजिए, यूनिवर्सिटी देख लीजिए, जब बिहार में पटना यूनिवर्सिटी जो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, वहां अगर सीटें खाली रह जा रही हैं, इसका मतलब यह है कि लड़के इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, और जब पढ़ना नहीं चाह रहे हैं इसका मतलब है कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हुआ है। उसी तरीके से अगर आप नीचे की तरफ आप चले जाएं तो आप देखें, आप खुद अपना एग्जांपल लीजिए, आप खुद दिल्ली में जाकर, हैदराबाद में जाकर पढ़ाई की है। अगर इतनी अच्छी पढ़ाई होती तो आप बिहार ही में रहकर पढ़ लेते। हमें क्यों दिल्ली जाना पड़ा पढ़ने के लिए, हमें क्यों बॉम्बे जाना पड़ा पढ़ने के लिए? तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं शिक्षा में भी जो गुणात्मक जो विकास होना था वो विकास नहीं हुआ। स्वास्थ्य के मामले में भी देख लीजिए, बिहार में पीएमसीएच जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है उसकी दुर्दशा देख लीजिए। एक दलित समाज की लड़की वहां आती है, रेप पीड़िता होती है, उसका इलाज नहीं मिल पाता है, 5 घंटे तक तड़पती रहती है और मर जाती है। आईजीएमएस जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस टाइम में एक प्लान लाया था, उसके तहत आईजीएमएस यहाँ बना था। आईजीएमएस की स्थिति देखिए, क्या एक ही आईजीएमएस यहाँ होना चाहिए था? इतनी बड़ी आबादी, पूरे बिहार की इतनी बड़ी आबादी, एक एम्स पर यहाँ काम चल रहा है। तो अगर आप इसका मूल्यांकन करेंगे तो आप देखेंगे कि स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। आपने महिलाओं का जिक्र किया कि डोमिसाइल के तहत उनको 35% का आरक्षण दिया गया है। 35% का आरक्षण तो पहले से दिया गया था। इस बार उन्होंने क्या किया है कि पहले जो 35% का आरक्षण होता था उसमें दूसरे स्टेट की महिलाएं भी आकर नौकरी पाती थी, लेकिन इस बार डोमिसाइल हटाने का क्या फायदा है? पहले 100 में से 4 या 2 महिलाएं जो है ना बाहर से आती थी, बस उसी को इन्होंने खत्म कर दिया है। स्थिति जस की तस है, लेकिन रोजगार का जो सृजन है उसका उपाय इनके पास नहीं है। क्या सिर्फ सरकारी नौकरी दे देने से जो है ना इतने बड़े 12-14 करोड़ की आबादी वाले बिहार के लोग रोजगार हो जाएंगे? नहीं, उसके लिए, रोजगार के लिए आपको रोजगार का सृजन कैसे हो, रोजगार इवॉल्व कैसे हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे हो, इसका प्रॉपर प्लान बनाना होगा, जो कि बिहार सरकार के पास, नीतीश जी के पास वर्तमान में कोई प्लान नहीं है। अगर हम मान भी लें कि बेरोजगारी है, मान भी लें कि हेल्थ सिस्टम खराब है, दीगर चीज़ें भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मसला ये है कि इलेक्शन का जो मुद्दा होता है असल में वो तो ये होता है कि मुसलमानों को कंट्रोल में रखना है, अपने अपने जात को सम्मान दिलाना है, अपनी अपनी जात को आगे बढ़ाना है,
कुछ नेता जिनसे हमारे रिलेशन बने हुए हैं, फैमिली रिलेशन, हमको उनको स्टैब्लिश करना है। तो ऐसे में ये मुद्दे जो आप बता रहे हैं, जो विकास के मुद्दे हैं, जो बेसिक इश्यूज है बिहार के आवाम से जुड़े हुए, जो मुसलमानों के भी है, दलितों के भी है, यादवों के भी है, ये मुद्दे आप सामने ला कर भी क्या फायदा हासिल कर पाएंगे? देखिए, अभी तक हुआ क्या था कि बिहार की जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स रही है, पारंपरिक राजनीति जो रही है पिछले 25, 30, 40 सालों से, वो यही रहा है कि सिर्फ जात पर बात करना है, धर्म पर बात करना है। इसलिए लोगों को आदत सी हो गई है जात और धर्म की राजनीति की बात करने की। अभी तक किसी ने विकास को मुद्दा बनाकर यहाँ पर राजनीति ही नहीं किया। तो पहली बार जब विकास को, डेवलपमेंट को मुद्दा बनाकर जब राजनीति हो रही है तो लोगों को थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। लेकिन जब जनता एजुकेट हो जाएगी, जनता जब समझ जाएगी कि नहीं असल राजनीति यही है, तो जनता खुद ब खुद अपने विकल्प चुन लेगी। और जनसुराज इसमें पिछले 30 सालों से यही काम जो जनसुराज के लोग कर रहे हैं कि धरातल पर जाकर, जमीन पर जाकर लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि जो आप राजनीति कर रहे हैं, राजनीति वो नहीं है, राजनीति मुद्दों की राजनीति है जो जनसुराज लेकर आई है। तो आप यकीन रखिए कि जनता समझ भी रहे हैं और उसके हिसाब से जनता तैयारी भी कर रही, आने वाले चुनाव में उसका लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, एक डिस्कशन अभी सोशल मीडिया पे या एक्टिविस्टों के बीच में अभी आया है कि मुसलमानों का जो प्रतिनिधित्व है वो बिहार की राजनीति में बिल्कुल गायब हो चुका है। जबकि लंबा सिलसिला रहा जिसमें नीतीश कुमार की तरफ मुसलमान रहे, लालू यादव के साथ रहे, MY समीकरण बिहार के अंदर रहा, और RJD ये दावा करती है कि मुसलमानों को हमने मुकम्मल सम्मान दिया है। इसके बावजूद ये सवाल आ रहा है कि प्रतिनिधित्व मुसलमानों का नहीं है, न डिसीजन मेकिंग में है, न टिकट बंटवारे में है, न पार्टियों की लीडरशिप में है। इस बारे में आपकी क्या राय? उस तरीके से दलितों के बीच में डिस्कशन है बिहार में कि दलित समाज का भी कोई प्रतिनिधित्व जो है पार्टियों के अंदर मौजूद नहीं है। तो क्या लगता है कि मुसलमानों और दलितों का जो ये सवाल है, ये डिस्कशन है, ये जायज है? और अगर जायज है तो इस पर जनसुराज का क्या स्टैंड है? देखिए, अभी तक दो चीज है, एक है भागीदारी और एक है प्रतिनिधित्व। अभी अगर आप देखेंगे तो राजनीति में जो भागीदारी है, मुसलमानों की भागीदारी सबसे ज्यादा है। किस मायने में? वोटिंग करने में। वोटिंग करने में नहीं, रैलियों में लोगों को बुलाइए, सबसे ज्यादा मुसलमान आएंगे। झंडा ढुलवाना है, सबसे ज्यादा मुसलमान आएंगे। राजनीतिक एक्टिविटी जो भी कराई है उसमें सबसे ज्यादा मुसलमान आएंगे। लेकिन जब उसको प्रतिनिधित्व देने की बात आएगी, जब उसको हिस्सेदारी देने की बात आएगी, तो उस मुसलमानों के आबादी के हिसाब से किसी ने प्रतिनिधित्व नहीं दिया। उसका आप कई उसके रीजन हो सकते हैं, उसमें हमारी उदासीनता भी एक जो है ना रीजन है। लेकिन राजनीतिक दलों ने एक चीज क्या देखा कि भाई मुसलमानों के सुरक्षा की बात कर लो, जबानी जमा खर्च आप बात कर लो, मुसलमान आपके साथ रहेंगे। तो इस कमजोरी को भी राजनीतिक दलों ने, RJD हो, JDU हो, कांग्रेस हो, सबने ये भाप लिया कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दो या न दो, उनके सुरक्षा की सिर्फ भाषण में जो है ना बात कर दो। सुरक्षा मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो पूछने भी नहीं जाएगा, सिर्फ बात कर दो, लोग आपके साथ चलेंगे। इसीलिए इन लोगों ने प्रतिनिधित्व देना बंद कर दिया। और मुसलमानों के लिए बहुत ही आश्चर्य करने वाली बात है, ये बड़ी विडंबना है कि भाई आप सिर्फ भाषण के बातों पर आप क्यों चले जाते हैं, उसका इंप्लीमेंटेशन कितना हुआ ये देखिए। आप पिछले लोकसभा चुनाव देखिए, RJD ने सिर्फ 2 टिकट दिए मुसलमानों को। या किसी मुसलमानों में हिम्मत हुई कि हम क्वेश्चन करें? कोई क्वेश्चन नहीं किया। इस बार फिर भर भर कर वोट देने को तैयार है। जब हम खुद ही वोट देने को तैयार हैं तो अगला तो बैठा ही हुआ है वोट लेने के लिए। रहा सवाल जनसुराज का, तो जनसुराज इस बिहार की पहली पार्टी है जिसने भरे मंच से, स्टेज से लोगों के बीच ये कहा है कि भाई जिसकी जितनी आबादी होगी उसके हिसाब से हम उसको टिकट देंगे। सामाजिक आंदोलन का पूरा नारा ये रहा है, नारा रहा है, लेकिन दिया किसी ने भी नहीं है। आप उठा कर देख लीजिए पिछले 25, 30, 40 सालों का रिकॉर्ड कि मुसलमानों को कितना टिकट जो है ना मिला है। आप पिछले ही चुनाव का उठाकर देख लीजिए, लोकसभा चुनाव का या विधानसभा चुनाव का, उससे पहले का आप देख लीजिए, नहीं दिया है किसी ने भी। अगर RJD ने का अगर देख लीजिए, कांग्रेस का देख लीजिए, किसी ने अनुपात में, मुसलमानों की आबादी के अनुपात में टिकट नहीं दिया है। स्वराज के संगठन में मुसलमानों की आबादी के एतबार से सीट्स मिले हैं एकदम। आप कोई भी संगठन उठाकर देख ले, अगर आप स्टेट स्टीयरिंग कमेटी को उठाकर आप देखेंगे तो मुसलमानों की आबादी यहाँ 18% के आसपास है, तो आपको उसमें 18% मुसलमान दिखेंगे। आप पदधारकों का देखेंगे, स्टेट की जो पूरी कमेटी है उसमें जनरल सेक्रेटरी, उपाध्यक्ष, ये सब का अगर आप लिस्ट देखेंगे तो वहां भी आबादी के हिसाब से मुसलमानों को पद दिए गए हैं। आप स्टेट की कमेटी को उठाकर अगर आप देखेंगे वहां भी मिलेंगे। मसला क्या है कि जनसुराज चूंकि नई पार्टी है, सारे नए चेहरे हैं, तो
तो उसमें बहुत लोगों को लोग जानते नहीं है, उनका पूरा पैन बिहार जो है ना उनका चेहरा बना नहीं है, इसलिए लोगों को लगता है कि भाई उसके हिसाब से आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। लेकिन जब आप मूल्यांकन करेंगे एक एक जिला का, एक एक ब्लॉक का, एक एक विधानसभा का, प्रदेश कमेटी का, जिला कमेटी का, तो सब में आपको आबादी के हिसाब से वहां पर मुसलमानों अगर की आप भागीदारी अगर दिखेगी। अगर आप संगठन में भी जगह दे रहे हैं 18%, अगर आप टिकट भी दे रहे हैं 18% देने की बात कर रहे हैं, 40 का ऐलान आपने किया हुआ है, तो क्या मुसलमानों का रिस्पांस आपकी तरफ है? क्या मुसलमान आपकी तरफ आ रहे हैं? बिल्कुल मुसलमान हमारी तरफ आ रहा है। हमारे जैसे लोग अगर जो है ना आपके सामने खड़े होकर अगर बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ना हमने जनसुराज को समझा है, उनकी नियति को जो है ना हमने समझा है, उनके कार्य प्रणाली को, कार्यशैली को हमने समझा है, तभी तो जनसुराज के साथ है और आज हमें बुलाकर आप जो है ना इंटरव्यू ले रहे हैं। तो हमारे जैसे हजारों लोग हैं, लाखों मुसलमान नौजवान हैं जो कि जनसुराज के साथ जुड़ रहे हैं। और अलग बात है कि सभी को स्टेट लेवल पर आने का और आपके प्लेटफॉर्म तक पहुंचने का मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन जो धीरज के साथ यहाँ रहेगा उसको भविष्य में मौका मिलेगा। अच्छा, एक बात जो मुसलमानों के बीच में मैं सुना, कई जगह एक्टिविस्टों के मुंह से भी सुना, नौजवानों के मुंह से भी सुना कि ये प्रशांत किशोर अगर दलित होता, अगर ओबीसी होता, तो शायद मुसलमान ज्यादा ट्रस्ट कर लेते। अब सवर्ण समाज से आता है इसलिए ट्रस्ट नहीं हो पा रहा। इस पे आपकी क्या राय है? ये तो बहुत इलॉजिकल जो है ना स्टेटमेंट है जिसका भी है। क्या बिहार के मुसलमानों ने इससे पहले अपर कास्ट को अपना वोट नहीं दिया क्या? जगन्नाथ मिश्रा का आप देख लीजिए, आप जो है ना केदार पांडे जी का टाइम देख लीजिए, आप बिंदेश्वरी दुबे जी का टाइम देख लीजिए, आप श्री कृष्ण सिंह जी का टाइम देख लीजिए। जो भी है मुसलमान तो हमेशा उनको वोट किया है। जब पिछड़े समाज के लोग जब राजनीति में आए तो मुसलमानों ने उनको भी मौका दिया। तो मुसलमानों की ये खासियत रही है कि जो भी नए आइडियाज के साथ आता है, जो भी संघर्ष करके आता है, मुसलमान उसको पसंद करता है। और जनसुराज आज के दिन में बिहार में इकलौती ऐसी पार्टी है जो जमीन पर जाकर संघर्ष जो है ना कर रही है। तो मुसलमानों को ये दिख रहा है और मुसलमान बहुत तेजी के साथ, भारी तादाद में जनसुराज के साथ जुड़ भी रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा ये है कि चुनाव तो अब सर पर ही है, पूरी तैयारी आपकी भी चल रही है, सभी पार्टियों की चल रही है। क्या लगता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, रिजल्ट क्या आने वाला है जनसुराज के सपोर्ट में? आपको लगता है क्या कुछ कर पाएंगे इस चुनाव में? आप लोग को रिजल्ट दे पाएंगे या सिर्फ संगठन बनाकर रह जाएंगे? देखिए, 3 सालों का जो हम लोग का रिग्रेसिव मेहनत है, जमीन पर उतर कर जिस तरीके से हम लोगों ने पाँव में छाले पड़वाए हैं, पैर बहुत लोगों का टूटा है, बहुत लोगों ने अलग अलग तरह से जो है कुर्बानियां दी हैं, उसका जो पूरा क्रक्स होगा, पूरा जो फल जब हम लोग को मिलेगा चुनाव के टाइम में, तो आप देखेंगे कि एक अप्रत्याशित रिजल्ट होगा जो कि बिहार के लोग उम्मीद नहीं किए होंगे। बस 3-4 महीने का और टाइम है, आप देखिए इंशाल्लाह बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अभी हम देख रहे हैं कि जनसुराज से अलग अलग दलों से लोग आकर के ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे जदयू के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह भी ज्वाइन किए। अभी एक भाजपा के नए नेता थे जो यूट्यूबर से नेता बने थे, मनीष कश्यप, उन्होंने भी जनसुराज ज्वाइन किया है। और उनका जो चेहरा हमेशा से रहा है वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा वाला रहा है, इस्लामोफोबिक स्टेटमेंट उनकी तरफ से आते रहे सोशल मीडिया के ऊपर। उनके ज्वाइन करने के बाद एक माहौल ये बना कि मनीष कश्यप की वजह से लोगों ने जनसुराज को एजेंट साबित करना शुरू कर दिया। और आपसे भी, चूंकि आप जनसुराज के प्रवक्ता है और मुस्लिम एक्टिविस्टों में आपकी एक पहचान भी है, तो सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि तारिक अनवर चंपारनी को मुबारक हो, उनको मनीष कश्यप मिल गए हैं। कोई लिख रहे हैं तारिक अनवर चंपारनी को चाहिए कि रिजाइन कर दे जनसुराज से। क्या वो रिजाइन करेंगे और कब करेंगे? इस तरह की बातें आ रही है, इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे उन लोगों को? देखिए, पहली बात तो ये कि मनीष कश्यप की जो आइडियोलॉजी रही है उसके हमेशा हम विपरीत में खड़े रहे। आमने सामने से मनीष कश्यप की उस विचारधारा से हमारी जो है लड़ाई रही है। लेकिन एक चीज समझने की बात है जो कि मैंने पहले भी कहा कि जब पहले की जो कांग्रेस थी उसमें हर तरह के लोग थे। इवन जब आज़ादी के बाद देखेंगे, जब प्रधानमंत्री नेहरू जी की जब पहली कैबिनेट बनी उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी को शामिल किया गया था, मिनिस्टर बनाया गया था उस कैबिनेट में, नेहरू जी ने बनाया था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो उस टाइम में भी हुआ है, आज भी मैं मनीष कश्यप को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक व्यक्ति जो कि नफरती अंदाज में बात करता था, मुसलमानों को लेकर उसके बहुत सारे बायसनेस थे, मुसलमानों को लेकर उसकी समझ बहुत नेगेटिव थी, बहुत नेगेटिव बयान वो देते थे। अगर एक व्यक्ति को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर लाकर एक मौका दिया जा रहा है कि भाई आप अपने भीतर का मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत था उसको कम कर लीजिए, मुसलमानों के खिलाफ जो बयान आप देते थे उसको जो है ना बंद कर दीजिए, तो ये स्वागत योग्य बात है कि एक व्यक्ति जो कि एक दलदल में फंसा हुआ था वहां से निकालकर उसको एक अच्छा जगह दिया जा रहा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि लोग हमसे रेजिग्नेशन मांग रहे हैं मनीष कश्यप की ज्वाइनिंग के बाद। चलिए, लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, तो रेजिग्नेशन मांगना उनका हक है।
लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अभी तो मैं बना भी नहीं हूं, अभी तो हमारी राजनीतिक जो शुरुआत है, अभी तो हम सही से चलना भी नहीं सीखे हैं राजनीति में, तो हमसे रेजिग्नेशन मांगकर आपको क्या ही फायदा मिलेगा। आप देखिए शिवसेना के ऊपर क्या आरोप है, शिवसेना के ऊपर आरोप है कि भाई मुसलमानों के खिलाफ सबसे ज्यादा जहर अगर किसी ने उगला है तो शिवसेना के लोगों बाबरी ने, मस्जिद शायद बाबरी किरदार मस्जिद की रहा। शहादत में उनका योगदान रहा है। तो आज जब इंडिया गठबंधन के साथ लोग आ गए हैं तो कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं, इंडिया गठबंधन के जितने बड़े मुसलमान लीडर हैं, सभी की एक ख्वाहिश होती है कि हम उद्धव ठाकरे के साथ, राज ठाकरे के साथ स्टेज शेयर कर लें, और बहुत लोगों ने शेयर भी किया। तो क्या कभी किसी ने इमरान प्रतापगढ़ी से रेजिग्नेशन मांगा है? क्या किसी ने कभी सलमान खुर्शीद से रेजिग्नेशन मांगा है? कभी क्या किसी ने इमरान मसूद और नासिर साहब से मांगा है? किसी ने नहीं मांगा है। उसी तरीके से बिहार में आप देखेंगे दीपक यादव को वाल्मीकि नगर से टिकट दिया गया लोकसभा का, आरजेडी का, उसके ऊपर एकदम खुला हुआ आरोप है कि उसने फंडिंग भी की है दंगों में। दूसरी बात कि फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर तलवार काटते हुए उनके दर्जनों फोटो वायरल है, उसके बावजूद भी आरजेडी के लोगों ने उनको टिकट दिया। क्या किसी मुसलमान के अंदर इतनी हिम्मत हुई कि कारी शुएब साहब से रिजाइन करने को बोल दे? अशफाक करीम साहब उस टाइम में राज्यसभा में थे, उनसे, सॉरी अशफाक करीम उस टाइम में नहीं थे, फैयाज साहब राज्यसभा में थे, उनसे रिजाइन करने को बोल दे। फातमी साहब थे, तनवीर हसन साहब थे, शहनवाज साहब थे, यानी दर्जनों मुसलमान नेता थे। किसी की हिम्मत हुई कि उससे रेजिग्नेशन मांग ले? इसलिए रेजिग्नेशन उनसे नहीं मांगा गया क्योंकि वो सत्ता में है, उनके पास ताकत है, और तारिक चंपारनी बहुत कमजोर है, अभी शुरुआत कर रहा है। इसलिए तारिक चंपारनी को टारगेट करना आसान है, उन सत्ताधीशों को, पावरफुल लोगों को टारगेट करना आसान नहीं, इसलिए उनसे रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि इंसान को कोशिश अच्छे की करनी चाहिए। अगर कहीं पे चूक हुई है हम लोगों से तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको और बेहतर करें, और आगे के लिए हमें सीखने का भी बहुत मौका मिला है। तो क्या लगता है, चुनाव के चंद हफ्ते बचे हैं, तमाम पार्टी अपनी तैयारी में, आप भी पूरी तैयारी कर रहे हैं, आपके पास क्या रिस्पॉन्स है वो भी आपको पता चल रहा होगा। आने वाले असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट में आप लोग क्या हासिल करने वाले हैं, क्या अंदाजा है आप लोगों का? नहीं, हम तो पहले ही बोले हैं कि मेहनत करना हमारा काम है, फल देने वाला ऊपर वाला है। तो हम लोग बहुत रिग्रेसिव मेहनत कर रहे हैं, बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं। चुनाव होगा, उसके बाद फल इंशाल्लाह जो है ना अल्लाह की तरफ से मिलेगा, और बिहार की जनता देखेगी कि किस तरीके का अप्रत्याशित परिणाम आया है। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे तारिक अनवर चंपारनी साहब, जनसुराज के प्रवक्ता। इन्होंने जनसुराज की विचारधारा से लेकर के, उनकी पॉलिसीज से लेकर के, लगने वाले तमाम आरोपों को लेकर के और इलेक्शन को लेकर के इनकी क्या तैयारी है, इन तमाम टॉपिक्स पर बहुत खुल करके बात किया। मनीष कश्यप को लेकर उन्होंने खुलकर बात किया है। आने वाले दिनों में हम जनसुराज के मुतालिक और भी इस तरह के इंटरव्यूज और दीगर पार्टियों के इंटरव्यूज भी आपके सामने लाते रहेंगे। क्या तैयारियां तमाम पार्टियों की चल रही है, क्या मुद्दे बिहार के चुनाव में होंगे। इंसाफ टाइम्स को देखते रहिए, मुद्दों से जुड़ी हुई सहाफत को लेकर के इंसाफ टाइम्स को देखते रहिए, मुद्दों से जुड़ी हुई पत्रकारिता के लिए। शुक्रिया। कैमरा पर्सन माता वालम के साथ मैं मोहम्मद सैफुर रहमान।